पीडीएफ तो कैसे भेजूं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आपको कितनी जगह छोड़नी है, क्योंकि मैंने नोट्स नहीं भेजे थे। देखो, आप लोग हैं कहां पर, सेक्शन नंबर 29 पे, मतलब इस वाले पेज के। इसके बाद देखो मैंने लिखा ये एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार, चार पेज मेरे, मतलब तुम्हारे कम से कम 10 पेज छोड़ देना, 10 पेज छोड़ देना। 8 तो मिनिमम, 8 में आएगा नहीं वैसे, मैं पूरा श्योर हूं, क्योंकि मेरे पेज की साइज बहुत बड़ी है, यहां से यहां तक काफी, इतना आपके पास स्पेस नहीं, फिर भी आपके हिसाब से देख लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो अपने घर की बातें, अपने घर की बातें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो चलेगा। ठीक है, अब अपन लिख रहे हैं आंसर्स, और सबसे पहले आंसर्स लिखेंगे चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है, सुनो इधर, अरे सुनो सुनो, बात नहीं, बात मत करो। सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट कौन सा हुआ है? दिसंबर 25। तो मैं आपको सबसे पहले अब दिखा रहा हूं दिसंबर 25 की एग्जाम में इस अटेम्प्ट से, मतलब इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो ये दिसंबर 25 का पेपर है आप लोगों की स्क्रीन पर। इसमें अगर आप देखें तो एलएलपी का क्वेश्चन ढूंढना, आप तो आप लोग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेच्यूटरी टाइमलाइन फॉर फाइलिंग द एलएलपी एग्रीमेंट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बताओ, एलएलपी एग्रीमेंट कितने दिनों में फाइल करना पड़ता है? 30 डेज के अंदर यार, बेसिक सेक्शन नंबर 23 के अंदर। और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये वो एग्रीमेंट है जो राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइन करता है। अगर ये नहीं होगा तो एलएलपी के राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिटरमाइन होंगे, और ये नहीं होता है तो फिर फर्स्ट शेड्यूल से गवर्न होता है, ऐसी बात इसके अंदर लिखनी बेसिक। हाँ या ना, आसान क्वेश्चन है या नहीं, बोलो। What is the statutory limit for filing the LLP agreement after the incorporation and the importance of such document? मतलब इससे आसान क्या ही क्वेश्चन आएगा यार, आ ही नहीं सकता। चलो, आप लोगों को वापस से, ये कोई फर्स्ट चैप्टर आप लोग नहीं लिख रहे हैं, सेकंड लिख रहे हैं, आप लोगों को पता है। मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करूंगा, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, रेफरेंस देना है उसका। यस, दिख नहीं रहा, एक मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ सब सही कर देता हूं। यस, अब इधर दिक्कत आ रही है, जूम सबसे कम है। ठीक है, अब क्या अभी ठीक है? चल, चल, अरे सुन इधर, बात मत करो यार, तुम लोग बहुत बात कर रहे हो, तुम नेता हो इन सब में बात करने में। दिव्या, हाँ, सबसे पहले सुनो इधर, मैं लिख रहा हूं रेफरेंस, आप लोगों को भी लिखना है। ये लो, दिसंबर 2025, क्वेश्चन नंबर 1A, बराबर। अब उसका अपन लोग आंसर लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 of LLP Act 2008,
every LLP is governed by every LLP is governed by LLP agreement. LLP agreement shall be filed with LLP agreement shall be filed with registrar within 30 days within 30 days of incorporation via filing of फॉर्म 3 के थ्रू हम इसको करते हैं. हेडिंग डाल देते हैं, चलो इंपॉर्टेंस के नाम से उन्होंने जो पूछा है. इंपॉर्टेंस ऑफ LLP एग्रीमेंट. An LLP agreement is a written agreement an LLP agreement is a written agreement between partners of LLP or between LLP and its partner. It determines mutual rights and duties. It determines mutual rights and duties of partners and their obligation in relation to the LLP. In case of no LLP agreement, जल्दी लिखो भाई क्योंकि पीछे वालों को फिर दिखेगा नहीं, इसलिए ज्यादा मैं रोक नहीं पाऊंगा. इन केस ऑफ नो LLP एग्रीमेंट, LLP is governed by LLP is governed by फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट. फिर LLP कैसे गवर्न करेंगे? फर्स्ट शेड्यूल के थ्रू. इन केस ऑफ नो LLP एग्रीमेंट, LLP is governed by first LLP is governed by फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट. बोलो बराबर बात है क्या? मेरे हिसाब से कोई भारी क्वेश्चन थोड़ी था यार, टफ क्वेश्चन थोड़ी था, इजी था. हाँ या ना? कोई समस्या इसके अंदर? क्लियर? देखते हैं कि क्या कोई और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से दिसंबर 25 की एग्जाम में आया था क्या? आया है, एक तो पक्का आया है. ये वाला अपन लोगों ने लिख लिया क्या? ये वाला हो गया अपना. फिर उसके बाद में
आगे चलते हैं, ये नहीं है, ये नहीं, ये रहा। ये वाला वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, समझा चुका हूं, दिखाया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 का ई। ये पीडीएफ में ग्रुप पे भेजता हूँ या नहीं भेजता हूँ, आंसर राइटिंग वाली भेजी नहीं क्या तुम लोगों को? माय बैड, भेजने के लिए तो लिखी है, याद दिलाना, भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 ई, दिसंबर 2025। अब साथ साथ में एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहे हैं। BJS and Company, a registered LLP under the LLP Act, provides the legal and financial consultancy services through its 21 branches all over in the India. BJS and Company नाम की एक LLP है जो LLP Act में रजिस्टर्ड है, जिसका काम क्या है, लीगल और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं। और इनकी इंडिया में टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? 21। ऑल इट्स पार्टनर आर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इसके अंदर जितने भी पार्टनर है वो सब कौन है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। द टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाज रुपीज 9.55 करोड़। और कंपनी का टर्नओवर कितना है? 9 करोड़ 55 लाख। The LLP recently engaged its trainee for the preparation of statutory forms, returns and other documents. LLP ने क्या किया है, एक ट्रेनी को अपने यहां पर अपॉइंट किया है, जिसका काम क्या होता है, फॉर्म वगैरह बनाना। Rahul, one of the trainee, during the preparation of annual return opines that the annual return can be signed by any designated partner. एनुअल रिटर्न को कोई सा भी डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर सकता है। ऐसा कौन बोल रहा है? राहुल। बराबर बात है, कोई भी साइन कर सकता है। एंड ऑल द पार्टनर आर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सारे पार्टनर कौन है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। हेंस देयर इज नो नीड टू गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु इज नॉट द मेंबर। और बोल रहा है क्योंकि अपने यहां पर सारे ही लोग कौन है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। किसी दूसरे से साइन करवाने से क्या मतलब, उसकी जरूरत नहीं। इन द अबाउ सिचुएशन वेदर व्यू ऑफ द राहुल इज करेक्ट इन द लाइट ऑफ प्रोविजन और नॉट। बताइए, जो बात राहुल बोल रहा है वो सही है या नहीं? राहुल की एक बात सही है और दूसरी गलत। कोई सा भी डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर सकता है, उससे अपने को समस्या नहीं। पर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से जब साइन करवाने की बात आती है, तब तो आपको वो इंडिपेंडेंट से करवाना कंपलसरी है, वो फर्म से रिलेटेड नहीं हो सकता, अदरवाइज सर्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं। हाँ या ना? इसके अंदर वो प्रोविजन लिखना बहुत जरूरी है कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से एनुअल रिटर्न को साइन कब करवाना पड़ता है। सेक्शन नंबर 35, जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो या कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज्यादा, तो ही कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से साइन करवाना पड़ता है। आ रही है बात या नहीं यार? क्लास में अगर ध्यान से सुना होगा तुम लोगों ने, तो ये प्रोविजन भी पढ़ाया था, और प्रोविजन पढ़ाते वक्त ही एक क्वेश्चन भी बता दिया था मैंने। 9.55 करोड़ की यही लिमिट के साथ मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आया है, और ये दिसंबर 25 के एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है क्या बात? बोलो, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर पीछे? क्लियर है बात यहां तक की? लिखें इसका आंसर अब साथ में। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, according to section 35 of LLP Act 2008, every LLP shall file every LLP shall file annual return
with ROC within 60 days from within 60 days from closure of financial year. Annual return shall be accompanied by certificate. एनुअल रिटर्न शेल बी अकंपनीड का मतलब किसके साथ, तो एनुअल रिटर्न के साथ में क्या आएगा, सर्टिफिकेट which shall be signed by which shall be signed by which shall be signed by one of the designated partner of LLP which shall be signed by one of the designated partner of LLP and company secretary in practice if turnover of LLP exceed rupees 5 crore or contribution exceed rupees 50 lakh. The company secretary in practice who is signing the certificate shall be independent shall be independent, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर और पीछे रह गई, signed by signing the certificate shall be independent and shall not be related with any shall not be related with LLP in any manner. Hence we can conclude that hence we can conclude that फैक्ट कहाँ लिखा मैंने अभी तक, हाँ नहीं लिखना है, आंसर यूं ही बड़ा हो गया ना. Hence we can conclude that राहुल ही नाम था ना उसका, हाँ है Rahul. Hence we can conclude that opinion of Rahul is correct
that correct, that any of the designated partner can sign the form, but he is not correct when talking about certification from company secretary in practice. Cause CS in practice shall be independent. थोड़ा सा बड़ा हो गया आंसर, आप चाहें तो इसे बढ़िया ट्रिम श्रिम कर सकते हो अपने हिसाब से, पर ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए डिटेल के मामले में. Because CS in practice shall be independent. हाँ वही तो बोल रहा हूं कि आपको ऐसा लगे कि ज्यादा समय हो रहा है तो छोड़ देना. लो यार, लास्ट लाइन में तुमने दुखी कर दिया मुझे यार. शेल नहीं पढ़ पा रहे आज के पहले, तुमने कभी शेल लिखा नहीं. ये लो. ठीक है, बोलो भाई बराबर है क्या ये? आज मैं आप लोगों का समय एक्स्ट्रा भी ले सकता हूं आप लोगों से, क्योंकि मेरी 4 बजे के बाद कोई क्लास नहीं, और मैं इस चैप्टर के आंसर आज ही लिखवाऊंगा पूरे. कल कल लेक्चर नहीं है. देखो तुम्हारी भी किस्मत तो देखो. चलो, अरे सुनो इधर क्या हुआ. हाँ अरे पेपर वेपर, वीकली टेस्ट जो मैं ले रहा हूं ना, मैं चेक करके 1 साल बाद दूंगा, ठीक है? अब उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा. हाँ 6, बस वो उसके लिए मैं नया क्वेश्चन उसमें कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं, तो उसमें आंसर शीट से कोई लेने देना है ही नहीं. मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम लोग लिखो, इसलिए. बाकी जो मंथली टेस्ट होंगे वो बराबर चेक होकर के आपको मिलेंगे. वीकली टेस्ट के पीछे मेरा माथा नहीं खाना है, दूंगा चेक करके पक्का, पर जबरदस्ती नहीं. ये वाले को चाहे तो चैप्टर 3 का भी माना जा सकता है, चाहे तो चैप्टर नंबर 7 का भी माना जा सकता है, और चाहे तो 1 का भी माना जा सकता है. अभी तो पक्का नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अपन ने पार्टनरशिप पढ़ा ही नहीं है. जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो ही तो पार्टनरशिप और एलएलपी का डिफरेंस कर सकते हैं, तो इसका तो नहीं. ठीक है, तो मान रहे हैं हम कि दिसंबर के एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आया? 6 मार्क्स के लिए. और कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं. एक तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था पहला वाला, दूसरे वाले का एक पार्ट बहुत आसान था, सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, जहां पर शायद हो सकता है कि आप लोग मिस कर दे उसको, वो इंडिपेंडेंट वर्ड को. अब कौन से अटेंड पे चलना है अपने को? जून 25. जून 25, दिसंबर 25 ये था, तो उसके ऊपर जून 25. और ढूंढते हैं इसके अंदर कि क्या कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या. देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं. ये रहा. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा. वैसे ये चैप्टर नंबर 7 का है, पर मैं यहीं करवाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 3A. क्वेश्चन नंबर 3A, जून 2025. रेफरेंस लिख लो, फिर क्वेश्चन पढ़वाना चालू करता हूं. बात नहीं, रेफरेंस लिख लो, फिर क्वेश्चन पढ़वाना चालू कर रहा हूं. ठीक है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. दिवाकर एंड रैना, टू इंडिविजुअल्स हैव एस्टेब्लिश्ड एलएलपी. दो लोग हैं, दिवाकर और रैना, दोनों ने मिलकर के क्या करिए? एक एलएलपी स्टार्ट करिए
टू कंडक्ट द बिजनेस इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स एट द नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्या करेंगे लोग, कंप्यूटर हार्डवेयर बेचने की दुकान इन्होंने खोल ली, अच्छी बात है। दे आर नाउ सीकिंग गाइडेंस ऑन ड्राफ्टिंग द एलएलपी एग्रीमेंट, बोल रहे हैं कि एलएलपी एग्रीमेंट कैसे बनता है बताओ। एडवाइस देम ऑन द कंटेंट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द एलएलपी। एक एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या लिखा जाता है बताओ, बताओ। क्या अपन ने ऐसा पढ़ा क्या कुछ? नहीं, नहीं पढ़ा। ऐसा स्पेसिफिक अपन ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर कुछ नहीं पढ़ा है। चैप्टर नंबर 7 है आप लोगों का एक, जहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कंटेंट और एलएलपी एग्रीमेंट का कंटेंट एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी अंतर नहीं होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कंटेंट हमारे कोर्स में है, पर उन्होंने क्वेश्चन बनाते वक्त क्या लिख दिया, एलएलपी एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं तो कोई फर्क नहीं। वैसे बहुत बेसिक है ये, आपको मन से भी आना चाहिए। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखोगे, मैंने आपको दिखाया था एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी का नाम क्या है, एलएलपी में कितने पार्टनर्स हैं, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, उनका बिजनेस क्या है, उनका एड्रेस क्या है, पार्टनर के राइट्स क्या है, पार्टनर की ड्यूटीज क्या है। हाँ या ना? अरे फर्स्ट शेड्यूल के जो मैटर्स थे वही तो मैटर्स आएंगे इसमें। जो फर्स्ट शेड्यूल के मैटर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना हो तो कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में हिस्सा किस तरीके से लिया जाएगा, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन मीडिएशन किस तरीके से होगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे किया जाएगा। हाँ या ना? किसी पार्टनर को एक्सपेल करना होगा, निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, उसके प्रोविजन कहाँ लिखे होते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट। बेहद बेसिक। मतलब अगर चैप्टर नंबर 7 में तो वैसे कंटेंट ही दिया है, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये जून 26 और इसका चैप्टर नंबर 777 ये रहा। हाँ, वहां पर पार्टनर की जगह डेजिग्नेटेड पार्टनर आएगा, बस फर्क इतना है। देखो ये चैप्टर नंबर 7 अभी आए नहीं अपन वहां पर जब आएंगे तो ये देखो पढ़ेंगे अपन कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, और इसे ही क्या बोलते हैं, कंटेंट ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट। और ये वही बेसिक बेसिक सी बातें जो अभी आप और हम कर रहे थे। हाँ या ना? बराबर, तो वहां पे तो पढ़ेंगे ही सही, पर यहां पर भी इसको एक बार लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में वर्ड कौन सा यूज किया है बार बार, एलएलपी एग्रीमेंट घड़ी घड़ी, तो अपन भी क्या कर लेते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट के नाम से पार्टनरशिप डीड के कंटेंट को लिख लेते हैं। चलो भाई लिखना चालू करो। कंटेंट ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट। वाइटल, वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ एलएलपी, प्लेस ऑफ बिजनेस, कॉमा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। डिटेल्स अबाउट द पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनर कितने, डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने। डिटेल्स अबाउट कंट्रीब्यूशन मेड बाय पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, ड्यूटीज, पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ
पार्टनर्स एंड पार्टनर के बाद इंटरेस्ट, ये तो सही लिखा था यार। ड्यूटीज पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। रूल्स अबाउट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। प्रोविजंस गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट, या फिर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। टर्म्स फॉर बोरोविंग, कंडीशंस फॉर एंडिंग द एलएलपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये तो 9 पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, पर मैंने इतने ही लिखे। मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। बोलो कोई समस्या हो तो इसके अंदर बोलो यार। आसान क्वेश्चन, हाँ या ना? सब वही आ रहा है जो अपन ने पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? आसान आसान से क्वेश्चन यार, क्योंकि सब्जेक्ट ही कैसा बेचारा, बहुत आसान। कितने मार्क्स लाओगे इसके अंदर बोलो? 110। कितने? बस, नहीं इतने नहीं, 110। ठीक है, तो भाई लिख लिया गया, डन है यहां तक? कोई समस्या? जून 25 में ये क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया। देखते हैं कि क्या कोई और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आया है क्या। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4A का 2। यस, क्वेश्चन नंबर 4A 2, जून 2025। क्वेश्चन और आंसर, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर लिखेंगे। क्या क्वेश्चन है? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसबीओ एप्लीकेबल टू एलएलपी? क्या एसबीओ एलएलपी के ऊपर लगता है क्या? हाँ लगता है, अपन ने पढ़ा था ना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल। एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग एन एसबीओ? एक एलएलपी में एसबीओ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वो हर इंडिविजुअल जो एलएलपी में 10% या 10% से ज्यादा वोटिंग राइट, कंट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट में हिस्सा रखता हो, उसे क्या माना जाएगा? डायरेक्ट एसबीओ कंसीडर किया जाएगा। और अगर एक एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब नॉन इंडिविजुअल पार्टनर है, तो ऐसे केस में उस नॉन इंडिविजुअल को बेन4 भेजा जाता है और उससे बेन4 में डिटेल मांगी जाती है कि क्या आपके यहां पर कोई इंडिविजुअल है जो 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता हो, हाँ या ना? याद आ रही सारी बातें तुमको या नहीं?
बराबर बात, आसान क्वेश्चन है या ना। जून 25 की एग्जाम में। अब तुम बताओ, अगर तुम ये लिख करके नहीं आओगे तो कितना बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैं तो पास हो गया हूं, तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, इसलिए नोट्स। क्या? ये धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा ना, जैसे जैसे मैं चैप्टर, जैसे 3 चैप्टर तो बता दिए, तो 3 चैप्टर की तो तुमको क्लैरिटी मिल गई ना, कि जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं आ रहा। ऐसे धीरे धीरे मैं आपको सारे चैप्टर्स के लिखवा दूंगा, उसके बाद बोलोगे कि सारा चैप्टर कैसा है, फालतू, बेकार, आसान। चलो लिखो। यस। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप also applies to LLP through HBO Rules 2023. Criteria for determining SBO. In relation to LLP, in relation to LLP, every individual in relation to LLP, every individual who holds who holds 10% or more contribution or voting right or profit sharing ratio in an LLP shall be classified as direct SBO. In case a non-individual, that is, in case a non-individual, in case a non-individual, that is body corporate, is a partner in LLP, body corporate shall submit body corporate shall submit details of individual
In case a body corporate is a partner in LLP, body corporate shall submit details of individual who hold majority stake in it. That is that is more than a 50% of capital, voting right, profit or dividend through बेनफोर्ड। लो अब तो मुझे भी दिक्कत आएगी, बोलो। मोर मोर है, अरे मूव मूव क्यों लिखूंगा मैं? कोई चोटिल हुआ है क्या यहाँ पे? आर ऐसे ही लिखते हैं। तुम गलत लिख रही हो, तुम बचपन से गलत लिख रहे हो। ऐसे ही मिलेंगे 110, ये बात उसको लगना तो चाहिए ना कि कोई धुआंधार आदमी आया था पेपर देने। मोर देन मोर देन 50% ऑफ द कैपिटल, वोटिंग राइट, प्रॉफिट और डिविडेंड थ्रू बेनफोर्ड। बराबर बात है। वैसे तुमको अच्छी बात बताऊं, ये वाला पोर्शन तो इंस्टीट्यूट भी कवर नहीं करता है, क्योंकि डर जाते हैं वो लोग इतनी हाई लेवल की बातें करने में। सजेस्टेड आंसर में लिखा ही नहीं उन्होंने, मॉड्यूल में तो लिखा है, सजेस्टेड में लिखा ही नहीं। आता ही नहीं उनको इतना ज्यादा आंसर लिखते वक्त, मॉड्यूल में तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बराबर बात है क्या? बोलो कोई समस्या? थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही कैसा है, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही अलग है। और वैसे मैं बता दूं आपको कि ये भी अमेंडमेंट था, ये आया ही जून 25 के एग्जाम में था, और जून 25 में इसको पूछ लिया। बोलो बराबर बात है क्या? तो ये अपना खत्म हुआ कौन सा? जून 25। और जून 25 देख के भी आपको क्या पता चला कि पिछले 2 अटेम्प्ट से हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। 6 मार्क्स का वेटेज तो इसका कम से कम है ही सही। अब और पीछे चलते हैं, और कौन सा अटेम्प्ट देखेंगे अब? दिसंबर 24, कि दिसंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने कैसे क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे। तो ये दिसंबर 24 का पेपर। वैसे आप लोगों को पता है ना कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास ऑलरेडी है। जो क्वेश्चन बैंक यहाँ से दिया हुआ है उसमें विथ आंसर ये क्वेश्चन पेपर आपके पास में अवेलेबल है। विथ आंसर भी है और पीछे की साइड सिर्फ क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। कभी कभी वो कंपाइलर को भी खोल करके देख लिया करो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये चैप्टर 7 का है, ये नहीं, ये रहा क्वेश्चन, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2C, दिसंबर 24। क्वेश्चन नंबर 2C दिसंबर 24, एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर इसका आंसर लिखेंगे। MNC LLP, a consulting firm, faced the serious allegation of the financial misconduct involving a senior partner Kumar, who was accused of falsifying financial report. MNC LLP नाम की एक LLP है जो कंसल्टिंग फर्म है, मतलब लोगों को एडवाइस देने का काम करती है। फेस द सीरियस एलिगेशन, उसके ऊपर सीरियस आरोप लगाए गए, किस चीज के? कि उन्होंने क्या किया है? फाइनेंशियल मिसकंडक्ट किया है। जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? वहां का सीनियर पार्टनर जिसका नाम क्या है? कुमार, जिसने कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट को क्या किया है? फॉल्सिफाई किया है, मतलब झूठा बनाया है, ठीक है। एम्प्लॉय फेल्ड अनसेफ रिपोर्टिंग दिस कंसर्न्स इंटरनली, एम्प्लॉइज ने भी ये बात किसी को बताना सही नहीं समझा। वो लोग क्या कर रहे थे? डर रहे थे, उन्हें अनसेफ लग रहा था, खतरा लग रहा था। अनटिल प्रिया, अ जूनियर कंसल्टेंट, डिसाइडेड टू ब्लो द विसल, जब तक प्रिया नाम की मैडम नहीं आ गई और मैडम ने बोला कि मैं तो इसके बारे में लोगों को बताऊंगी, और उन्होंने आकर के क्या बता दी? विसल बजा दी, मतलब लोगों को इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दी। She submitted a formal complaint along with the evidence to the committee. मैडम ने पूरी एक कंप्लेन बनाई और उसके अंदर क्या किए? एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे किए और सबमिट कर दी। साइटिंग सेक्शन 31
ऑफ द LLP एक्ट विच प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर फ्रॉम द रिटेलिएशन। और मैडम ने लिख दिया कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्यों? क्योंकि सेक्शन 31 तो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट कर लेता है। रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? नुकसान, हाँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। What are the protection provided to Priya for reporting the misconduct? सेक्शन 31 में विसल ब्लोअर को क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हैं बताओ। बोलो। उसको जॉब से निकाल, सस्पेंड नहीं कर सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते, हैरास नहीं कर सकते, डिमोट नहीं कर सकते। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा, ये एक ही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके ऊपर लगने वाली कोई भी पेनल्टी को या तो कम किया जा सकता है या पूरी तरीके से हटाया जा सकता है, वेव या फिर रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ या ना? अरे पढ़ना पड़ेगा घर जाकर के, आसान कितना ही क्यों ना हो, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना। तो एग्जाम में तब लिख पाओगे जब थोड़ा बहुत तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है? इसीलिए बोल रहा हूं कि नोट्स में ज्यादा पीछे नहीं रहना है, नोट्स कंप्लीट करना है साथ साथ में। चलिए लिखते हैं इसका आंसर। प्रोटेक्शन अवेलेबल टू विसल ब्लोअर अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 के हिसाब से विसल ब्लोअर को क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है? तुम क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? चेक करूंगा अभी जाते वक्त तुम्हारे सारे आंसर्स। अगर नहीं मिले तो दो बार लिख करके लाना। इसमें से किसी की कॉपी में से देखना बाद में, अभी अभी उसको लिखने दो। सेक्शन 31, सेक्शन 31 of the act states that section 31 of the act states that court may reduce or waive any penalty leviable against any partner, हाँ, court may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of LLP if such partner or employee has provided useful information, has provided useful information। लिख लिया? दूसरा, additionally partner or employee may not be discharged, demoted, suspended, threatened,
harassed, in any manner, merely, merely का मतलब क्या होता है? only, merely because of providing, merely because of providing information. बोलो, लिख लिया क्या? आसान क्वेश्चन है या ना? बताओ अभी तक कौन सा टफ क्वेश्चन है? कोई सा भी? तो फिर उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाएंगे, जेल भेजेंगे उसको। और क्या, जेल भेजेंगे उसको। लेविबल का मतलब होता है पेनल्टी लगाना, इम्पोज करना। बोलो, बराबर बात है यहां तक? कोई ऐसा जो लिख रहा हो अभी कंप्लीट यहां तक? देखते हैं दिसंबर 24 के एग्जाम में और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो अपन ने लिख लिया, ये वाला हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 4 में तो आया ही होगा एक तो। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और ए में आया होगा। ओ माय गॉड, कितने मार्क्स का आया? मात्र 3। जून 25, दिसंबर 24 में इसका भाव गिर गया। सिर्फ कितने नंबर का आया? एक क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का। दिसंबर 24 के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन सा बोलो भाई? जून 24। जून 24 में देखते हैं कि क्या यहां पर इसे बेचारे को 6 मार्क्स की जगह मिली या नहीं। ये देखो, इस बार इसने बदला लिया। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1A। कौन सा अटेम्प्ट है ये? जून 2024। क्वेश्चन नंबर 1A। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर लिखेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन देखो। राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। इतनी देर ढूंढने के बाद कौन सा क्वेश्चन मिला? बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। वो जो लास्ट में लिखा था ना कल अपन ने, कि लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ऑडिट करवाना जरूरी नहीं, इजी टू फॉर्म है, कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं चालू करने के लिए। फालतू सा क्वेश्चन। कितने मार्क्स के लिए आया एग्जाम में? 3 मार्क्स के लिए। बोलो, अब मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में लिख करके ना आओ तो फिर क्या मतलब? हाँ या ना? मन से भी लिखा जा सकता है इसको तो यार, और मन से लिखने की जरूरत नहीं है, अपन ने इसको ऑलरेडी कॉपी में लिख रखा है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ एलएलपी? चलो लिखो। बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी। वैसे एलएलपी का फुल फॉर्म क्या है यार, एक बार बोलो तो? लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप। और एक्ट का नाम क्या है? एलएलपी एक्ट 2008। हाँ यार, मैंने चलो एक बार पूछ लो। एक बार भारी हादसा हो गया था मेरे साथ। चैप्टर चैप्टर पढ़ा दिया, सब समझा दिया, आंसर आंसर लिखवा दिए, फिर टेस्ट लिया, वीकली टेस्ट। तो एक लड़की ने लिखा एलएलपी एक्ट 1956। मैंने बोला मैं पढ़ा क्या रहा हूं यार, अगर अपन यही नहीं लिख पा रहे तो फिर क्या मतलब? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चालू करी उसने एज पर एलएलपी एक्ट 2008। मैंने बोला क्या कर रहे तुम लोग यार, डुबाओगे मेरा नाम मार्केट में। बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी। सबसे पहला, सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी। पहला, द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी
अप टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। दूसरा, नो कंपल्सरी ऑडिट। देयर इज नो मैंडेटरी ऑडिट अनलेस turnover of LLP exceeds rupees 40 lakh और 25 लाख क्या है कंट्रीब्यूशन। 25 लाख क्या है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स रुपीज 25 लाख। तीसरा, इजी टू फॉर्म, फॉर्मिंग LLP या 40 लाख और कंट्रीब्यूशन exceed rupees 25 lakh, easy to form। Forming LLP is less complicated and less time consuming। Perpetual succession, LLP is not affected by death, retirement, or insolvency of any partner। एंड लास्ट वाला पॉइंट, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं। ऐसा पढ़ा कि अपन ने कहीं पर कि LLP बनानी हो तो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, ऐसा कुछ नहीं। इतना पैसा तुम चालू कर सकते हो, तो ये भी तो एक फायदा ही है। सेपरेट लीगल एंटिटी वो भी लिख देना, बिल्कुल बराबर बात है। जितने पॉइंट तुमको याद आए सब लिख दो। जनरल आंसर, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन, जनरल आंसर, हाँ या ना? बोलो यार, बराबर है या नहीं बात? कोई भारी क्वेश्चन, भारी बात इसके अंदर नहीं, आसान क्वेश्चन, आसान आंसर। बोलो बोलो, कोई दिक्कत इसके अंदर? ओहो, क्या डेट तो कहाँ लिखा है मैंने? डेथ, रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट। बोलो बराबर, लिख लिया ये? लो, देख रहे हो आप, बदला इसका। दूसरा क्वेश्चन भी LLP का। डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट दैट आर describe the document that are required क्वेश्चन नंबर 1 का बी। एग्जाम कौन सी चल रही है? जून 24। आंसर, describe the document that are required to be attached with the prescribed form FILLIP for getting the registration of technical solution LLP। एक LLP का नाम है, उससे अपने कोई मतलब नहीं। पूछ क्या रहे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, जरा बताना कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक बार फिर से बोलो।
गलत, गलत। फिलिप फॉर्म गलत, रन फॉर्म गलत, कंसेंट सही। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, एलएलपी के ऑब्जेक्ट की लिस्ट, प्रूफ ऑफ पार्टनर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड पार्टनर। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रेडमार्क ओनर इफ द नेम इंक्लूड द वर्ड रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। बराबर। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द पार्टनर्स। अरे याद है या नहीं? सेक्शन नंबर 11 तक तो लिख लिए ना नोट्स। निकालो सेक्शन नंबर 11 और देखो उसके अंदर कि क्या कोई डॉक्यूमेंट्स नाम की हेडिंग दी हुई है वहां पर या नहीं। नहीं लिखा तुमने 11 अभी तक? नहीं, वो कंटेंट है, कंटेंट के बाद एक डॉक्यूमेंट का टॉपिक भी है, देखो। डॉक्यूमेंट टू बी अटैच इन द फॉर्म FILLIP। FILLIP के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं? हाँ या ना? बराबर बात। वही वाला आंसर है यहाँ पर बस। नहीं, फिलिप फॉर्म के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे वो पूछा है उन्होंने। फॉर्म कौन सा जाएगा वो नहीं पूछा। पढ़ो ना क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच। आपने वो क्वेश्चन ध्यान से इंटरप्रेट करना है। डॉक्यूमेंट टू बी अटैच इन द फॉर्म FILLIP। उन्होंने फॉर्म नहीं पूछा अपने से कौन सा जाएगा, उस फॉर्म के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे वो पूछा है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द पार्टनर्स। प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। कंसेंट टू एक्ट एज अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन इन केस। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ पार्टनर। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है तो ऐसे केस में बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी।
सब्सक्रिप्शन शीट साइन बाय पार्टनर, नहीं। हाँ वो डालेंगे, पर डीएससी नहीं। डीएससी तो क्या होता है, डीएससी तो फॉर्म को ऑथेंटिकेट करती है, वो कैसे जाएगी? डिटेल्स ऑफ एलएलपी एंड स्लैश और डिटेल्स ऑफ एलएलपी एंड कंपनी इन विच डिटेल्स ऑफ एलएलपी और कंपनी in which partner or designated partner is already a director or partner. NOC from the trademark owner if name involves uses of registered trademark. आया ना? Uses of registered trademark. बोलो बराबर बात है या नहीं? कोई कंफ्यूजन है क्या तुमको? बोल दो है क्या कंफ्यूजन कोई? नहीं, ऐसे कैसे होगा? हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, सब लोग तारीफ करते फिरते नहीं बंद होते मेरे, पूछना कभी। चलो, ये जून 24 का अपन ने ये वाला आंसर लिखा। नहीं नहीं, बस मैंने बोला था ना, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ूंगा ही नहीं। डीएससी अटैच नहीं हो सकते, डीएससी फॉर्म पे साइन होती है, डीएससी अटैच कैसे होगी? हाँ, कॉल कर दो आराम से। कॉल कॉल वॉल की क्या समस्या मुझे भाई, करो आराम से। मेरे हिसाब से अपने को लगेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट अभी। हाँ बस बस, इससे ज्यादा नहीं, बस। देखो, जून 24 में तो मात्र कितने मार्क्स का पूछा? 6। अब सिर्फ क्या बचा है? एक अटेम्प्ट, कौन सा? दिसंबर 2023, बस उसके अंदर मेरे हिसाब से कितने क्वेश्चन पूछे? सिर्फ 2। इसमें हो गए 2, लिख लिए अपन ने। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, उसके बाद कोई नया क्वेश्चन नहीं। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं कहां पर? दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पे, और ढूंढते हैं कि क्या चैप्टर नंबर 3 से कोई सवाल पूछा है। ये क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा बाद में करवा रहा हूं, पहले कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो वो देख रहा हूं। अरे बात नहीं। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग ये? इतनी आवाज क्यों आ रही फोन में से?
है, ठीक है। देखो सुनो इधर, बात नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2E बता रहा हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मुझे एक चीज पढ़ानी है, वो पढ़, अरे बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। सुनो इधर, कोर्स ऑफ मतलब ये सिलेबस जो है अपना चैप्टर नंबर 3 का, वो अपना कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली ना दो केस लॉ हैं जो अपनी नई स्कीम का पार्ट नहीं है। आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि 5 सालों में आपका सिलेबस चेंज होता है। 2017 था पहले, उसके बाद कौन सा आया 2022, अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, सिलेबस 2022। सिलेबस 2022 के अंदर ये दोनों बात नहीं, आप तस्नीम, सिलेबस 2022 के अंदर ये दो केस लॉ कवर नहीं है। ये किसमें कवर थे 2017 में। पर सिलेबस 2022 की जो पहली एग्जाम हुई थी दिसंबर 23, उन एग्जाम में इस क्वेश्चन को उन्होंने पूछ लिया है। मतलब है कैसे, ये आउट ऑफ कोर्स, अपने कोर्स का करेंटली पार्ट है नहीं, पर एक बार पूछ चुके हैं। तो सिंस एक बार पूछ चुके हैं तो मैंने इनको किसका पार्ट मान लिया है, कोर्स का, कि वापस से भूले भटके अगर उन्होंने पूछ लिया तो अपन इसको कवर अप कर ले। जब भी आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे सबसे लास्ट में इनको पढ़ेंगे, और वो भी तब जब समय होगा तब। अगर समय नहीं होगा तो छोड़ देंगे, कोई जरूरी नहीं इन लोगों को पढ़ना। पर अभी अपने पास समय है, 5 मिनट में 2 केस लॉ बता रहा हूं, बस उन केस लॉ को समझना है। हाँ, फिर उसके बाद छुट्टी, बस इसका आंसर लिखेंगे और छुट्टी। स्टैम्प, सुनो सुनो, स्टैम्प ड्यूटी ऑन द कन्वर्जन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इनटू एलएलपी। देखो क्या हुआ, 2005 में एक पार्टनरशिप बनाई गई, जिस पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या था, सोजिन फ्लोरा फार्मा। क्या नाम था, सोजिन फ्लोरा फार्मा। 2005 में बनाई गई पार्टनरशिप। 2005 तक एलएलपी नाम का कॉन्सेप्ट था क्या, नहीं, एलएलपी आया ही कब, 2008 में। तो इन लोगों ने क्या करा, 2005 में जो पार्टनरशिप बनाई, और जब 2008 में मार्केट में क्या आया, एलएलपी, तो एलएलपी के इनको फायदा दिखा, कौन सा, लिमिटेड लाइबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कंपनी वाला फायदा और पार्टनरशिप का फायदा मिक्स। तो इन्होंने 2016 में क्या सोचा कि अपन अपनी पार्टनरशिप फर्म को किसमें कन्वर्ट करवा लें, एलएलपी में। किसमें कन्वर्ट करवा लें, एलएलपी के अंदर। तो इन 2016 फर्म कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म को किसमें कन्वर्ट करवा लिया, एलएलपी के अंदर। जो सोजिन फ्लोरा पार्टनरशिप हुआ करती थी वो अब क्या बन गई, सोजिन फ्लोरा फार्मा एलएलपी। ये रजिस्टर्ड थी कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने क्या बोला, एलएलपी को नोटिस भेजा और क्या बोला कि आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को किसमें कन्वर्ट करवाया है, एलएलपी के अंदर। तो जब भी ट्रांसफर होता है किसका, ट्रांस असेट का, किसका ट्रांसफर होता है, असेट का, असेट के ट्रांसफर पे आपको पे करनी पड़ती है स्टैंप ड्यूटी। क्या पे करनी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी। आप लोगों ने सुना होगा घर पे कि जब कोई भी आप लोग घर खरीदते हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह, तो बोलते होंगे कि स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। स्टैंप ड्यूटी क्या होती है, राज्य सरकार के पास एक टैक्स जाता है जब भी असेट को ट्रांसफर किया जाता है तब। तो यहां पर भी हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई तुमने तुम्हारी पार्टनरशिप की असेट किस में ट्रांसफर करी है, एलएलपी में, तो इसके ऊपर क्या पे करो, स्टैंप ड्यूटी पे करो। एलएलपी वाले बोल रहे कि नहीं, ऐसा नहीं। अगर एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में ट्रांसफर किया जाता है तो इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये ऑटोमेटिक होता है, इस पे कोई भी स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं। ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये कन्वर्जन को स्टैंप ड्यूटी पे करने के लिए लाइबल नहीं माना जाएगा, इसे ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। क्या बोल रहे वो लोग कि ये ट्रांसफर है ही नहीं। डिपार्टमेंट वाले बोल रहे कि नहीं, आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी तो पड़ेगी। मैटर कहां गया, मैटर गया कोर्ट में, और कोर्ट ने माना है कि एक पार्टनरशिप फर्म अगर एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो उसे ट्रांसफर
नहीं माना जाएगा, और अगर वो ट्रांसफर नहीं है तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं। क्या आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई क्या मैंने क्या बोला? पक्का? पक्का? वापस बोल रहा हूं, अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं। ऐसा कहां बोला है? सोजिन फ्लोरा फार्मा केस लॉ के अंदर। सोजिन फ्लोरा फार्मा एलएलपी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हमेशा ऐसा ही माना जाएगा। केस लॉ का मतलब यही होता है कि एक बार बता दिया तो आगे से ऐसा ही फॉलो होगा। केस लॉ इसीलिए दिया जाता है। हाँ, और कोई? तुमने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, तुम उस पार्टनरशिप फॉर्म को अब क्या करना चाहती हो? एलएलपी में कन्वर्ट। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म जब एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। पर एलएलपी एक्ट वालों ने क्या बोला कि टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर है ही नहीं। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये ट्रांसफर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इसे बोलते हैं कन्वर्जन बाय लॉ। इसे क्या बोलते हैं? ये लिखा, इट इज द कन्वर्जन ऑटोमेटिक एंड इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसफर हो गया तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आई क्या बात समझ में? बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या बात? अब इसी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। वैसे ही हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, पर एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आउट ऑफ कोर्स है, 1% चांस भी नहीं है कि वापस से रिपीट होगा। पर क्योंकि दिसंबर 23 में तो आया हुआ है, अपन तो आंसर लिख रहे हैं, तो अपन इसका भी आंसर लिख रहे हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द नेम ऑफ एबीसी ट्रेडर्स। एबीसी तीन पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में, एलएलपी में नहीं। किस में पार्टनर? पार्टनरशिप फर्म में, जिसका नाम क्या है? एबीसी ट्रेडर। कंसीडरिंग द बेनिफिट्स अवेलेबल टू एलएलपी, एलएलपी को बहुत सारे फायदे मिलते हैं अंडर द एलएलपी एक्ट। तो पार्टनरशिप फर्म सोच रही है कि अपन अपने आप को कन्वर्ट करवा ले किसमें? एलएलपी के अंदर। और नाम क्या रखेंगे उसका? एबीसी एलएलपी। एंड द सेम इज रजिस्टर्ड, और एलएलपी को क्या करवा लिया उन्होंने? रजिस्टर करवा लिया। द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू इशू अ नोटिस, डिपार्टमेंट ने क्या किया? एक नोटिस इशू किया टू द एलएलपी, और क्या बोला कि आप क्या पे करो? स्टैम्प ड्यूटी पे करो और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी असेट को क्या करवाया है? पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में ट्रांसफर करवाया है। इट इज कंटेंटेड बाय द डिपार्टमेंट दैट एलएलपी इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। बोल रहे हैं कि एलएलपी अलग है और उसके पार्टनर अलग है, इसलिए कन्वर्जन के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। इन द लाइट ऑफ डिसाइडेड केस लॉ, डिसाइडेड केस लॉ मतलब कौन सा केस लॉ? सोजिन फ्लोरा फार्मा एलएलपी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रेवेन्यू। जो बात डिपार्टमेंट बोल रहा है वो सही है क्या? नहीं। किसकी बात सही मानी जाएगी? एलएलपी की बात सही मानी जाएगी, और कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में या नहीं? न्यू एलएलपी फॉर्म करोगे तो ट्रांसफर नहीं है ना। ट्रांसफर का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे के पास जाना। जब तुमने नई एलएलपी बना ली तो उसमें तो कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं। नई एलएलपी में तो होगा ही नहीं ना। ट्रांसफर होगा तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, यहां तो ट्रांसफर है ही नहीं नई एलएलपी में, और पुरानी को अपन ने बोल लिया कि ट्रांसफर नहीं है। बराबर बात? बोलो हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन? समझ में आए तो अच्छा, नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, पहले हुआ करता था, ठीक है। पर आंसर अपन इसका फिर भी लिखेंगे। बराबर? लिखो आंसर। कहां गई पीडीएफ? ये रही, चलो। दिसंबर 23, क्वेश्चन नंबर 2E, लास्ट क्वेश्चन। In the case of in the case of Messrs. Sozin Flora Pharma LLP versus State of Himachal Pradesh, it was held that it was held that
It was held that conversion of partnership firm into LLP is automatic and by operation of law, and does not constitute transfer, and does not constitute transfer. Hence, not liable for any stamp duty. Accordingly, in the given case, ABC LLP in the given case, ABC LLP is not required. ABC LLP is not required to pay any stamp duty. Demand by State Department shall be quashed. क्वेश का मतलब होता है रिजेक्टेड. क्वेश का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करना. बोलो बराबर बात है या नहीं? यस, ये लास्ट था. नहीं, बोलो बराबर बात यहां तक की? कोई कंफ्यूजन? अरे पूछो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? चलो, तो यहां पर अपना चैप्टर नंबर 3 खत्म हुआ. अब हम लोग मिल रहे हैं मंडे के दिन, और मंडे के दिन